नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जाना कि रासायनिक संयोजन के कुछ नियमों के विषय में पढ़ा था। रासायनिक संयोजन के कुछ नियमों में हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिरानुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम और आवोगाद्रो नियम के बारे में पढ़ लिया था और समझ लिया था। इस क्लास में हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में परमाणु द्रव्यमान के और आणविक द्रव्यमान आदि के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति में प्रकाशित किया, जिनमें उन्होंने बताया कि द्रव्य जो होता है वो अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब ऐसे परमाणुओं से मिलता है बनता है कोई द्रव्य जो कि टूटते नहीं हैं। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब किसी भी तत्व के जितने भी, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 8 हो, जितने भी परमाणु होंगे उनके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न नहीं होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा और उनका गुणधर्म भी एक जैसा ही होगा। एक से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व का एक से अधिक परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। उन्हें ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो बनाया जा सकता है। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु को इधर से उधर बस जाते हैं। उन्हें ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उन्हें बनाया जा सकता है। वो केवल एक स्थान से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होते हैं। यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करता है, किंतु ये गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता है। इसे गैसीय आयतन के नियमों की व्याख्या नहीं हो सकी। ये परमाणु संयोजन के कारण भी नहीं बता सका, जिसकी बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने व्याख्या की थी। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान। किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत ही नगण्य होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। तो आज तक सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीक हमारे पास है, लेकिन पुराने समय में 19वीं शताब्दी के लगभग क्या होता था कि परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित करते थे। हाइड्रोजन के परमाणु को सबसे हल्का होता था, माना जाता था और उसका कारण था वो उसका द्रव्यमान 1 माना जाता था, 1 के मात्रक के बराबर कर दिया गया था। उसमें कि कोई मात्रक नहीं था और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं को उसी के सापेक्ष माना गया। लेकिन परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति क्या करती है? कार्बन 12 के मानक पर आधारित है। इसमें एक परमाणु के मात्रक को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित करते हैं। माना जाता है कि कार्बन 12 परमाणु जो है उसके 1/12वें भाग के रूप में किसी भी परमाणु के मात्रक को परिभाषित किया जाता है। कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 एक समस्थानिक है। अब हम समझते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब अगर किसी अणु का आणविक द्रव्यमान पूछा जाता है तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे उनके द्रव्यमानों को जोड़ करके आणविक द्रव्यमान निकाला जाएगा। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि CH4 है, मीथेन है, तो उसमें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान लिखा जाएगा और प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान
ये 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 12.011 यूनिट प्लस 4 इंटू 1.088 यूनिट, दोनों को जब ऐड करते हैं, इसका इसमें गुणा करके जब ऐड किया जाएगा तो आएगा 16.043 यूनिट। इसी तरह से हाइड्रोजन का जो जल का परमाणु द्रव्यमान जब निकालना होगा तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ऊपर भी वही है 1.008 यूनिट गुणे 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिट, दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 18.02 यूनिट। इस तरह हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। किसी भी तत्व के आणविक द्रव्यमान की गणना इसी तरह की जाती है। अब हम समझते हैं कि मोलल संकल्पना क्या होती है। मोलल संकल्पना में अति सूक्ष्म स्तर पर कणों की गणना मोल द्वारा होती है। क्यों? परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक परिमाण की एक मात्रा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए किस्कोर और 144 वस्तुओं के लिए ग्रॉस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। तो अति सूक्ष्म स्तर पर कणों की गणना मोल के द्वारा की जाती है। 1 मोल में 6.2214076 गुणे 10 की घात 23 कण होते हैं। 6.022140076 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है। आवोगाद्रो स्थिरांक को Na से डिनोट करते हैं। यह संख्या आवोगाद्रो स्थिरांक का नियत संख्यात्मक मान होता है जब उसे मोल इन्वर्स या मोल, इंग्लिश में इसको लिखा गया है, ये हिंदी में लिखा गया है, मोल इन्वर्स या को के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल के कणों की संख्या की आमाप होती है। ये मूल कण परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन, कोई अन्य कण या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होती है। 1 मोल कण होंगे तो उसमें जो जितने भी कण हों, 1 मोल में जितने भी कण होंगे उनकी संख्या सदैव समान हो। किसी पदार्थ की 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल होगा ना तो हर 1 मोल में बराबर ही कण आएंगे। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी। 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे आवोगाद्रो स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कार्बन के 1 मोल में द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम प्रति मोल 12 कार्बन होगी बटे 12 ग्राम प्रति मोल 12 कार्बन अपॉन 1.99248 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम प्रति का कार्बन 12 परमाणु लिखा जाएगा। फिर इसे सॉल्व करने पर 6.0221367 इंटू 10⁻23 प्रति मोल निकल के आएगा। अब समझते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ के 1 मोल ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं।
जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम प्रति मोल होता है। सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम प्रति मोल होगा। प्रतिशत संघटन क्या होता है? प्रतिशत संघटन का मतलब है कि किसी नमूने में उपस्थित कणों की संख्या क्या होती है, कणों की संख्या का प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना होता है। हम जल का उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो इन तत्वों का प्रतिशत संघटन कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए फॉर्मूला है किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत। इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान गुणे 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान गुणे 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18.02 ग्राम। तो जल में हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 18.02 ग्राम और हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत अब निकालेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके अनुसार हाइड्रोजन H2 है, जल में H2O होता है ना, तो H2 है, इसीलिए 2 इंटू उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.008 बटे, अब मोलर द्रव्यमान लिखेंगे तो 18.02 गुणे 100। सॉल्व करने पे आएगा 11.18। इसी तरह से ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ऑक्सीजन का जो तत्व का द्रव्यमान होता है वो होता है 16 और मोलर द्रव्यमान यौगिक का यानी H2O का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे। यहाँ पे H2O का मोलर द्रव्यमान हमने लिखा है 18.02 ग्राम, तो यौगिक है H2O का मोलर द्रव्यमान हम लिखेंगे 18.02, फिर लिखेंगे गुणे 100 और सॉल्व करने पे आएगा 88.79। तो ये दोनों की प्रतिशत मात्रा हमने ज्ञात कर ली। तो प्रतिशत संघटन का मतलब हुआ कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत उपस्थित है वो तत्व, उसे ज्ञात करना है। इसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अब हम समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है क्या? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र बताता है कि किसी यौगिक में के अलग अलग जो परमाणु हैं वो किस सरलतम संख्या अनुपात में है, उसे बताता है। आणविक सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को उसके आणविक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी यौगिक में उपस्थित अणुओं में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की जो सही संख्या होती है उसे आणविक सूत्र द्वारा दर्शाते हैं।
यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात होगा तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है आसानी से। यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। तो इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। हमने पहले पढ़ा कि अगर हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो और द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और मोलर द्रव्यमान ज्ञात होगा तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम इसको ज्ञात करने के लिए स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा देखते हैं। पहले द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना होगा। जितने भी ये द्रव्यमान प्रतिशत है उसे रेड पेन से लिखते हैं, थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना होगा। सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया। द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलना, पहला स्टेप इसका ये होगा। इसमें कैसे करेंगे? हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपलब्ध है, अतः 100 ग्राम यौगिक को मानकर चलते हैं। दिए गए यौगिक के 100 ग्राम प्रति दर्श में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन मान लेते हैं कि कोई यौगिक है जो कि पूरा उसका 100 ग्राम हमें दिया गया है, 100% लेते हैं। तो 100 ग्राम यौगिक है, यौगिक क्या है? 100 ग्राम यौगिक है x, यौगिक को मान लेते हैं x है। तो ये x क्या है? 100 ग्राम है, और इसमें कितने ग्राम सब है? तो 100 ग्राम का 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम कार्बन है, 71.65 ग्राम क्लोरीन है। ये मान लेते हैं। अब इन प्रत्येक तत्व को मोल संख्या में परिवर्तित करते हैं। ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में तत्वों को मोलों की संख्या में बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। तत्वों को मोलों की संख्या में परिवर्तित करेंगे। मोल की संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं? हाइड्रोजन के मोल की संख्या कितनी होगी? हाइड्रोजन के मोल की संख्या 4.07 बटे
हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्य ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया था कि जितना उसका प्रतिशत मात्रा होगा, भार होगा, उससे उसे बटे में उसका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो 1.008 ग्राम, ये हो जाएगा 4.04 ग्राम। कितनी मोल में, हम मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो ये 4.04 मोल हमें मिल गया। हाइड्रोजन का कितना है मोल? 4.04 मोल। इसी तरह से कार्बन के मोल को निकाल लेंगे। कार्बन में 24.27 ग्राम कार्बन है हमारा। अब कार्बन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12.01 ग्राम होता है। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.021 मोल। इसी तरह से क्लोरीन का निकाल लेंगे। क्लोरीन में मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। क्लोरीन की जो हमने ग्राम में बदला था वो मात्रा है 71.65 ग्राम। 71.65 ग्राम। और क्लोरीन का जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वो होता है 35.453 ग्राम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.021 मोल। अब पहले हमने प्रतिशत की मात्रा को ग्राम में बदल लिया और उसके बाद हमने मोलों की संख्या में बदल लिया। अब हम प्रत्येक मोल संख्या को उनमें सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हमें अनुपात प्राप्त होगा कि कौन सा तत्व किस अनुपात में है। हमने जो ऊपर प्राप्त मान, जो भी हमें इससे पहले मान हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें सबसे छोटा मान पहले हम नोट कर लेते हैं। ये स्टेप वाइज समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हमने 2 स्टेप में पहले ग्राम में बदला, फिर हमने मोल में बदल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। ये स्टेप 3 है। ऐसा करने से हमें क्या होगा? अनुपात पता चलेगा, एक अनुपात प्राप्त होगा। तो सबसे छोटी संख्या थी, हमें 3 संख्याएं प्राप्त हुई थी। 4.04 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। फिर हमें मिली थी कार्बन के लिए 2.021 और क्लोरीन के लिए मिली थी 2.021। इनमें सबसे छोटी संख्या तीन है, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या है 2, तो इक्वल सेम है, कॉमन है 2.021, और 4.04 2.021 से बड़ा है। तो जब हम इनमें विभाजन करेंगे तीनों में 2.021 से, तो इसे जब विभाजित करेंगे तो 2.021 से तो क्या आएगा? 2 आएगा। और इसे करेंगे तो 1 आएगा, इसे भी करेंगे तो 1 आएगा। तो हमें इनके लिए अनुपात क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का अनुपात प्राप्त होगा 2:1:1 प्राप्त हो जाएगा। सभी तत्वों के संकेत लिखकर
क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उसके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। अब हम ये तो हमारा संकेत लिख हो गया, ठीक, अनुपात पता चल गया। अब हम मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे। क्या करेंगे? स्टेप 3 में मूलानुपाती सूत्र स्टेप 4 में मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मूलानुपाती सूत्र किस तरह से बनाएंगे? सभी तत्वों के संकेत लिखेंगे और क्रमशः प्राप्त हुई संख्याओं को उसके साथ दर्शाएंगे। पहले लिखेंगे, फिर प्राप्त संबंधित, क्रमशः कह लीजिए, या संबंधित संख्या को उसके साथ दर्शाएंगे। तो हमें लिखते हैं क्या प्राप्त हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमने लिख लिया। अब देखिए कार्बन की का अनुपात कितना है? 1, तो यहाँ को 1 लिख देंगे। 1 लिखिए, या ये 1 ही है ही, कार्बन का ये 1 ही एटम है। अब हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ है 2, तो यहाँ तो 1 है, एक और लिख देते हैं, तो 2। और क्लोरीन, तो हमें मिला है CH2Cl। अब आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे? आणविक सूत्र लिखने के लिए स्टेप 5 लिखते हैं, समझिए। स्टेप 5 में आणविक सूत्र लिखना। आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे? आणविक सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग करेंगे। आणविक सूत्र लिखने के लिए हमें मूलानुपाती द्रव्यमान पता होना चाहिए। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र हमें मिल गया है और उनमें उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का योग करेंगे। कैसे? जैसे CH2Cl मिला है, तो इसके मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे? CH2Cl के मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे 12.01 प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 1.008, फिर प्लस 35.453, ये हमारा एक जो है परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। और इसमें जिस तरह से ये हमारा जो सूत्र मिला है मूलानुपाती सूत्र, उसको इस फॉर्म में लिखने के बाद काउंटिंग करने पे क्या आएगा? 49.48 ग्राम। अब उसके बाद मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करेंगे। क्वेश्चन में हमारे मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम, ठीक। और ये है जो हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमें मिलेगा 49.48 अपॉन 90,
हम मोलर द्रव्यमान को ऊपर लिखेंगे और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान को नीचे। मोलर द्रव्यमान से मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान को भाग करेंगे तो 98.96 अपॉन 49.48 दोनों का कटापिटी कर देंगे तो आ जाएगा 2n। हमें मिला, हमें जो n मिला है वो 2 मिला है और मूलानुपाती सूत्र को प्राप्त n से गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त होता है। क्या करने पे? मूलानुपाती सूत्र को प्राप्त n से गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त होता है। अब इसको हम, मूलानुपाती सूत्र हमें मिला था CH2Cl। अब इसमें हमें n मिला है 2, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा C2H4Cl2। तो ये इसका आणविक सूत्र होगा। किसका? जो क्वेश्चन में यौगिक में जो हमें दिया हुआ था, यौगिक की प्रतिशत मात्रा दी हुई थी, उसका ये आणविक सूत्र हमने ज्ञात किया और हमने मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आगे देखते हैं। तो हमने मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के विषय में पढ़ लिया। अब हम समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री शब्द दो ग्रीक शब्द स्टोइकियोन जिसका अर्थ है तत्व और मेट्रॉन जिसका अर्थ है मापना से मिलकर बना है। मतलब हुआ कि किसी तत्व को मापना है। अतः स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियकों या कारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का परिकलन करते हैं। किसके अंतर्गत? स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत। समझते हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है कि कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में अभिक्रियक एक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। मान लीजिए कोई एक अभिक्रियक है, दो अभिक्रियक हैं और उसमें एक कम है और एक अधिक मात्रा में है, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कितनी भी अधिक मात्रा में दूसरा अभिक्रियक उपस्थित हो, जब पहला वाला दो आपस में काम कर रहे हैं, दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक, और एक का काम जल्दी समाप्त हो गया तो दूसरे का काम समाप्त ही नहीं हुआ, उसका काम ज़्यादा है और जिसका समाप्त हो गया उसका काम कम था, उसने ख़त्म कर लिया। तो दूसरे वाले ने उसको देख के ये कहा कि तुम नहीं कर रहे हो तो मैं भी नहीं करूँगा। जिसकी वजह से, जिसके काम समाप्त करने की वजह से काम रुक गया, उसे सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। अब इसे लैंग्वेज में, अब ऐसे तो काम सिवा की तरह तो हम लिखें समझेंगे, समझने को तो समझ गए, लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए
लैंग्वेज में लिखते हैं कि क्या होता है, कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियकों की मात्राएं उपस्थित नहीं होती हैं। आवश्यक अभिकारकों की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो अभिक्रियक कम होता है वह थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है। और अभिक्रिया रुक जाती है, जिससे अभिक्रिया रुक जाती है। अतः जो अभिक्रियक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। अब जितना अभिक्रियक पहले जो कम वाला होगा उतना ही उत्पाद निकलेगा। अब दूसरा वाला चाहे जितना भी रहे, जब वो उससे रिएक्ट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो वो कैसे अधिक उत्पाद निकलेगा। तो क्या करता है, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। और इसलिए जो समाप्त हुआ अभिक्रियक है उसे क्या कहेंगे, सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। ये स्टैक्योमेट्री गणना करते समय ध्यान में रखी जाती है कि कौन पहले ख़त्म हुआ, कौन बाद में ख़त्म हुआ, क्यों कौन सीमांत अभिकर्मक है और कौन नॉर्मल अभिकर्मक है। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्लास में सीमांत अभिकर्मक के बारे में जान लिया और स्टैक्योमेट्री के बारे में जाना, डाल्टन का परमाणु द्रव्यमान के बारे में जाना, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में जाना कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, और किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत संघटन कैसे ज्ञात करते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलयनों में अभिक्रियाएं के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश आदि के बारे में जानेंगे। तो अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।
और प्लीज़ अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी उसका एक अच्छा रिस्पांस देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।